Assalamu alaikum friends. I hope you all are doing well. So I am here with a new topic, that is the organic synthesis. In this video we are going to discuss about the organic synthesis, means basic introduction of organic synthesis, how we are how we synthesize the organic compound, means that we have to follow different steps to organize or to synthesize any organic compound, and we will see all these steps which are followed to synthesize any organic compound, how to synthesize any compound, and we will see different terms, different examples to synthesize the organic compound. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक साइंथिसिस? बेसिकली ऑर्गेनिक साइंथिसिस क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए जो हम पाथ चूज़ करते हैं, जो हम लोग वे यूज़ करते हैं, जो रूट यूज़ करते हैं और जो मटेरियल यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक साइंथिसिस. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड हमें दिया गया है, 2 मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड हमें दिया गया है और कहा गया है कि हम लोगों ने इससे साइंथिसाइज करना है. तो हम लोगों को साइंथिसाइज करने के लिए सबसे पहले उसे एनालाइज करना पड़ेगा, ये किन किन रिएजेंट से मिलके बना है. इसलिए सबसे पहले हम उस कंपाउंड को एनालाइज करेंगे, देन हम इस काबिल होंगे कि हम उस कंपाउंड को साइंथिसाइज कर सके. सो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंथिसाइज करने के लिए एनालिसिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप. सो एनालिसिस हम लोग किस तरह करते हैं किसी भी कंपाउंड के? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप. इसका मतलब है कि हम लोगों ने सबसे पहले देखने हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, और हम लोगों ने उन फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से रिमूव करना है वहाँ से, या फंक्शनल ग्रुप की एडिशन किस सीक्वेंस में होगी. ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए एनालिसिस करने के लिए. सेकेंड, हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक रेंडम वे में डिस्कनेक्शन नहीं करनी. डिस्कनेक्शन मीन कि हम लोग कोई भी साइड चेन हटा रहे हैं, कोई भी साथ में से मॉलिक्यूल में से कोई भी ग्रुप हटा रहे हैं, तो हम लोगों ने रेंडम रिमूवल नहीं करनी, रिमूवल या डिस्कनेक्शन नहीं करनी, बल्कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन अपने ज़हन में रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एसाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो रिमूव करते हैं, तो कौन सा रिएक्शन इससे रेलेवेंट है, स्पेसिफिक नेम रिएक्शन. जिस तरह फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, या नाइट्रेशन है. सो यू हैव टू kept specific reaction in hand mind according to your disconnection. So random disconnection नहीं होगी. देन नेक्स्ट है कि हम लोगों ने तब तक डिसइंटीग्रेशन या तब तक हम लोग ग्रुप्स को रिमूव करते रहेंगे जब तक एक स्पेसिफिक और एक अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब एक कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, एक कमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट नहीं बन सकता जिससे हम लोग इजीली, जिससे हम स्टार्ट लेके अपना स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं. एनालाइज हो गया साइंथिसिस. साइंथिसिस इज़ वेरी सिंपल. अगर आपने कोई भी कंपाउंड एनालाइज कर लिया तो साइंथिसिस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. सिंपली साइंथिसिस इज़ द रिवर्स ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस का जो लास्ट स्टेप है वो साइंथिसिस का फर्स्ट स्टेप होगा. इसके लिए मेन चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है रिएजेंट्स और कंडीशन. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम लोगों ने अगर साइंथिसिस में नाइट्रो ग्रुप रिमूव किया है, तो मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों के ज़हन में वो रिएक्शन होना चाहिए जिस रिएक्शन के तहत आप वो ग्रुप रिमूव कर रहे हैं. तो अगर आपको वो रिएक्शन ज़हन में है कि नाइट्रो ग्रुप कौन सी रिएक्शन में, जिस तरह बेंजीन के लिए हम लोगों ने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किया है, उसमें नाइट्रो ग्रुप को रिमूव करने के लिए कौन सी रिएजेंट्स यूज़ किए थे हम लोगों ने, उसमें बेंजीन यूज़ किया था और उसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ किया था और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था. सो यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू kept in mind about the reagents, about the catalyst, about the condition used to synthesize a reaction. So this is the most important step and the most important priority of the synthesis and to synthesize the organic compound. Then हमारे पास हम लोगों ने इसमें लैब में फेलियर या
उसकी सक्सेस नहीं देखना, हम लोग एक सिंपली जो डिसइंटीग्रेशन करते हैं वो लॉजिक के अकॉर्डिंग करते हैं कि कोई भी डिसइंटीग्रेशन करते हैं एक तो उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि हम लोग रैंडम डिसइंटीग्रेशन नहीं करनी है, और दूसरी बात यह है कि स्पेसिफिक नेम रिएक्शन होना चाहिए उससे रिलेटेड, ताकि हमें डिसइंटीग्रेशन करने में ईजी हो। फिर देन हम लोग फर्दर साइंटिसाइज करने के लिए हमें रिएजेंट्स, उसकी कंडीशन वगैरह आइडिया हो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड की साइंथिसिस देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड, मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम लोग किस तरीके से साइंथिसाइज कर सकते हैं। हमें पता है बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कॉन्जुगेशन। बेंजीन हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड आपको पता है कि बेंजीन के स्टेबल होने की वजह से हम बेंजीन रिंग को नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेबल है, ये नॉर्मल कंडीशन पे रिंग ब्रेक नहीं हो सकता। सो अगर हम इस तरह की डिसकनेक्शन करना चाहते हैं बेंजीन रिलेटेड किसी भी कंपाउंड की, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर जो डिसइंटीग्रेशन होती हैं, जो मेजॉरिटी डिसइंटीग्रेशन होती हैं, वो बेंजीन के साथ लगी हुई साइड चेन्स की होती हैं, बेंजीन रिंग की नहीं होती, क्योंकि बेंजीन एक स्टेबल रिंग है। सो मोस्टली जो डिसकनेक्शन होती हैं, जो रिमूवल होती है, वो साथ में लगे हुए साइड चेन्स की होती हैं। जिस तरह यहाँ एक एग्जांपल है, लेट मी शो। ओके, ये एक हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, ये बेंजोकेन है। बेंजोकेन की किस तरह डिसइंटीग्रेशन होगी। अब यहाँ से OET यानी इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हुआ है। जब यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हुआ तो ETO अलहदा हो गया और यहाँ O अलहदा हो गया। अब हम लोग यहाँ जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ H। मीन्स सिंपल, जब हमारे पास कटिंग करने के बाद चार्जेस आ जाएंगे तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके साथ हम नेगेटिव स्पीशी लगा देंगे, और नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ हम पॉजिटिव स्पीशी लगा देंगे, सिंपल टू बैलेंस द कंपाउंड। अब अगर यहाँ से हम लोग डिसइंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, और इस वाले OET पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो वाटर का जो OH है वो हम यहाँ जोड़ देंगे, तो ये यहाँ OH आ गया क्योंकि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया था, और साथ में ETO पे माइनस चार्ज आया था ना, तो इसके साथ इसको स्टेबल करने के लिए H पॉजिटिव आ गया। सो यहाँ H पॉजिटिव जो है ना इसे स्टेबल करेगा, ठीक है। सो ये हम लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल हैं किसी भी कंपाउंड को साइंथिसाइज करने के लिए। अब यहाँ ये इसे हम डिसकनेक्शन कहते हैं कि जहाँ से हम लोग कटिंग करते हैं। तो यहाँ अब रिपीट करती हूँ मैं कि यहाँ से जब डिसकनेक्शन हुई तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसे स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज स्पीशी यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आएगी, तो वो है हाइड्रोजन, और इसको प्लस चार्ज है, इसको स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी यानी OH यहाँ आके स्टेबल हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ से कटिंग की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम लोग साइंथिसाइज करते हैं तो हमारे जहन में एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन होना चाहिए। तब ये यहाँ से हम लोगों ने क्यों कटिंग की, हम लोग कहीं और से कटिंग कर सकते थे, यहाँ से कटिंग पॉसिबल थी। जस्ट सपोज अगर हम देखें तो कटिंग यहाँ से भी हो सकती थी, कटिंग यहाँ से भी हो सकती थी, तो हमने यहाँ से ही क्यों की कटिंग। दिस इज़ बिकॉज एक रीज़न तो ये हो गई कि ये एक हमारे पास नेम रिएक्शन है फिशर एस्टेरिफिकेशन, कि जब हमारे पास एक एसिड और साथ में अल्कोहल मिलता है तो वो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। दिस इज़ द ब्रेकेज ऑफ एस्टर बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द एसिड एंड अल्कोहल। जब एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। दिस इज़ द फिशर एस्टेरिफिकेशन। और इसके अलावा भी एक रीज़न्स हैं, 2 रीज़न्स हैं जो मैं बताती हूँ आपको। ओके, इसके अलावा क्या रीज़न्स हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ से डिसइंटीग्रेशन करें, तो हमें पता है कि NH2 ग्रुप हम लोग डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ इंसर्ट नहीं कर सकते। NH2 ग्रुप अगर हमने बेंजीन के साथ इंसर्ट करना है सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा किसी ऐसे ग्रुप के थ्रू जो बेंजीन रिंग में आसानी से ऐड हो सके। तो सबसे पहले इसकी रिडक्शन करके या रिडक्शन करके हम लोग क्या NO2 ग्रुप में चेंज करेंगे, देन नाइट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ये ग्रुप ऐड होगा। और उसके अलावा एक और, अगर हम यहाँ से कटिंग करना चाहिए, यहाँ से इधर से,
तो अगर हम यहाँ से कटिंग करें तो ये भी डायरेक्ट कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहाँ से कटिंग करना चाहें तो सबसे पहले हमें इस ग्रुप को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और ग्रुप में, किसी एक ऐसे रिलायबल ग्रुप में कि जिसकी डिसइंटीग्रेशन ईजी हो सके। ओके और FGI मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम चेंज करें ताकि डिसइंटीग्रेशन ईजी हो सके। अब अगर हम कहें कि डायरेक्ट एसाइल ग्रुप भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने एक फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी पढ़ा है। बट यहाँ एक और इशू भी आता है, वो क्या कि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये प्रेफर करता है मेटा पोजीशन को। सो दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा। अगर हम ये ग्रुप रिमूव कर दें और एसाइलेशन के थ्रू ऐड करवाना चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के मुताबिक वो यहाँ आना चाहिए, इस पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप प्रेफर करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ आए, इस पोजीशन में मेटा पे आए। या ये मेटा हो सकती है या ये, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो आ ही नहीं सकता। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक तो रीज़न ये हो गई कि हमारे पास वो फिशर एस्टेरिफिकेशन वाला एक नॉन नेम रिएक्शन था, और दूसरी क्या है कि अगर हम लोग NH2 को कट करें तो हमें डायरेक्टली NH2 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसकी रिडक्शन करवा के इसे नाइट्रो ग्रुप में ऐड करना होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से उसे नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन में ऐड करेंगे। और अगर हम यहाँ से कट करें, एक तो मसला ये है कि यहाँ से कट करने के बाद एक हमारे पास आ जाएगा, मतलब एसाइलेशन हम कर सकते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो मेनली प्रेफर मेटा पोजीशन करता है कि इनकमिंग ग्रुप मेटा पे आए, पैरा पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिस तरह हम पहली टर्म है सिंथोन्स। सिंथोन्स क्या होते हैं? जब हम डिसइंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कहीं से भी मॉलिक्यूल के साथ कोई ग्रुप रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद चार्जेस आते हैं, क्योंकि जब भी हम डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि वैलेंसी डिस्टर्ब होती है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट, व्हेन द वैलेंसी गेट डिस्टर्ब द पोजीशन, दैट स्पेसिफिक पोजीशन गेट द चार्ज। और जो चार्ज स्पीशीज बनती हैं आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन वी कॉल देम एज सिंथोन्स। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ से अब सिंपल डिसइंटीग्रेशन की, अब इस कार्बन के कहते हैं 4 बॉन्ड लेना, जब यहाँ से डिसइंटीग्रेशन करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब 3 बॉन्ड रह जाएंगे, सो दिस पोजीशन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। और डिपेंडिंग, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव कि किस तरफ ज़्यादा मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। तो ये बेंजीन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉनिक, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दीज चार्ज स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द साइड चेन ऑफ एनी ग्रुप फ्रॉम द बेंजीन मॉलिक्यूल और एनी अदर मॉलिक्यूल, दैट वी कॉल्ड इट एज सिंथोन। सो सिंथोन ये जो है मतलब मैक्सिमम ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि सिंथोन, जो डिसइंटीग्रेशन के बाद चार्ज स्पीशीज, देन हम लोग क्या करते हैं, फिर इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से स्टेबल कर लेते हैं। देन जो फॉर एग्जांपल अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कोई भी पॉजिटिव एटम आ जाएगा और ये जहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज आके से स्टेबल कर देगा। फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं, हमारे पास वाटर में पॉजिटिव स्पीशी कौन सी है? हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और ये से स्टेबल कर देगा इस माइनस चार्ज को। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा OH, क्योंकि OH नेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। अब जब हम लोगों ने इसकी रेलिवेंट इसे स्टेबल करने के लिए लगाए हैं, अब हम इन्हें क्या कहेंगे? रीएजेंट्स। वैसे आगे मैंने रीएजेंट्स भी ऐड किए हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। सो फर्दर से हम लोग रीएजेंट्स कहते हैं। सो फर्दर हम इसे आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना। कि हम लोग क्यों चेंज करते हैं एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में? ताकि डिसइंटीग्रेशन ईजी हो जाए, ताकि कोई नेम रिएक्शन पॉसिबल हो, ताकि हमारी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अपनी पोजीशन पे फिक्स हो सके। सो हम लोग अपनी आसानी के लिए फंक्शनल ग्रुप को
इंटर कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं ताकि हमारे लिए डिसकनेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से हो सके, ईजी हो सके। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग NH2 ग्रुप को जिस तरह हमारे पास डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड के साथ इंसर्ट करने का कोई नेम रिएक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे और ये NO2 हो जाएगा। NO2 यानी अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से NH2 से NO2 किया, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज किया। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। देन अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि ये एसाइल ग्रुप था और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, प्रेफर करेगा इनकमिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे यहाँ। तो लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है या नाइट्रो ग्रुप है वो तो इधर पैरा पे आ रहा है, तो हम लोग इस ग्रुप को ऐसे ग्रुप में तब्दील करेंगे, ऐसे ग्रुप में करेंगे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लाए, पैरा पे लाए, क्योंकि हमें तो पैरा पे पोजीशन चाहिए ना। तो इसको तब्दील करने के लिए हम लोग इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये एसाइल ग्रुप मिथाइल में चेंज हो जाता है। जब ये मिथाइल में चेंज हो गया और अब मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और वो पैरा पोजीशन प्रेफर करता है, तो हमारे लिए यहाँ से भी डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकती है। सो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में बेसिकली हम लोग एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ताकि डिसइंटीग्रेशन ईजी हो सके। नेक्स्ट है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह मैंने सिंथोन्स में भी एक्सप्लेन किया कि जब हम लोग डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास चार्ज फ्रेगमेंट्स आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये सिंथोन्स है। और सिंथोन्स को बैलेंस करने के लिए जब हम लोग उसकी ऑपोजिट चार्ज स्पीशी उसे बैलेंस करती है तो हम उन्हें कहते हैं रिएजेंट। जिस तरह अब यहाँ से डिसइंटीग्रेशन हुई तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब इस कार्बन पॉजिटिव है तो वाटर होता है ना हमारे पास, वाटर नॉट ओनली वाटर, आप कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशी कोई भी। ओके, वाटर में H पॉजिटिव होता है अब और OH नेगेटिव होता है। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ ये जुड़ेगा OH माइनस। OH माइनस इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, ठीक है। एंड इस OET माइनस पे क्या चार्ज आ जाएगा, सॉरी इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसके साथ पॉजिटिव स्पीशी जुड़ेगी, ये OET के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। जब सिंथोन्स को स्टेबल करने के लिए यानी उन चार्ज स्पीशीज़ को आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन स्टेबल करने के लिए हम लोग कोई एटम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्पीशी बैलेंसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये रिएजेंट्स हैं। और पॉसिबल रिएजेंट्स आप इसमें रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड स्पेसिफिक हम लोग लैब में साइंटिसाइज करना चाहते हैं हमें वो अटेन हो जाता है। देन टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, टारगेट मॉलिक्यूल सिंपली हम कहते हैं कि जिसे हम लोगों ने साइंटिसाइज करना है, जो हम लोग बनाना चाहते हैं, मेन जो हमारा कंपाउंड है उसे हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि हम लोग फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो सिंपल ये जो कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं, जो साइंटिसाइज करना चाहते हैं, दैट इज़ अवर टारगेट मॉलिक्यूल। ये टारगेट है जैसे हम लोगों ने अचीव करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसे हम लोगों ने सबसे पहले ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन करने के बाद इसके साथ हम लोगों ने दूसरा कंपाउंड ऐड किया, मतलब कि सिंपली ये आप एक एग्जांपल ले लें कि ये टारगेट मॉलिक्यूल हम लोगों ने अचीव करना था, ये टारगेट प्रोडक्ट थी जिसे हम लोगों ने साइंटिसाइज करने के लिए सारे स्टेप्स फॉलो किए। सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, टारगेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक कंपाउंड है, इससे हम लोग डिसइंटीग्रेट करना है, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एज यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, सिंपली एसाइल ग्रुप हम लोग ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट AlCl3। किसी भी बेस की प्रेजेंस में, लीविस बेस की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं एसाइल ग्रुप को। ओके, तो यहाँ हम लोग डिसइंटीग्रेशन सिंपली यहाँ से डायरेक्ट इसाइल ग्रुप से करेंगे। यहाँ बड़ा एक तो इजी भी है इसलिए कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो प्रेफर करता है पैरा और सॉरी ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, मेटा एंड दिस इज पैरा। वो इस
ऑर्थो और पैरा कोई प्रेफर करता है। जब यहाँ से रिमूव होगा तो हमारे पास सिंपली एक कंपाउंड बनेगा, मिथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा और साथ में ये एसाइल ग्रुप अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास बड़ा इजी सा सिंपल सा रिएक्शन है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब हमारे पास जेन में एक रिएक्शन था, नॉन रिएक्शन था, तो इससे लेके हम लोगों ने सिंपल डिसइंटीग्रेशन कर ली। और जो मिथॉक्सी बेंजीन है वो इजीली अवेलेबल है। व्हाट हैपन कि यहाँ से जब डिसइंटीग्रेशन होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी आसानी से लूज़ नहीं करता, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो व्हाट हैपन, अब यहाँ हम लोगों ने H2O नहीं लिया, यहाँ हम लोग सिंपल HCl लेते हैं। HCl, ओके, वेयर H इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव। ओके, यहाँ क्या होगा कि H पॉजिटिव आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस माइनस वाले चार्ज के साथ, इसे स्टेबल करने के लिए, और ऑब्वियसली Cl कहाँ आके अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ से ये रिमूव होगा और ये यहाँ H आ गया और इस वाली पोजीशन के साथ Cl आ गया। सो ये हमारे पास एक पॉसिबल रिएजेंट्स हैं जो हम लोग इस रिएक्शन को स्पेसिफिक कंपाउंड को साइंथिसाइज करने के लिए ये दो रिएजेंट्स यूज़ करेंगे। और रिएक्शन कंडीशन ये आपको याद होनी चाहिए कि हम लोग इस एसाइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन दोनों में लीविस बेस यूज़ करते हैं, AlCl3 यूज़ करें या कोई और भी लीविस बेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन किस तरीके से करते हैं? अल्काइलेशन में ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप ऐड होता है सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस बेस, अगेन इसमें भी लीविस बेस यूज़ होती है। अब ये कंपाउंड है हमारे पास, इसे हम लोगों ने साइंथिसाइज करना है। सो व्हाट वी विल डू, अब दो तरीके हैं। एक तो ये है कि दो ग्रुप सेम हैं कि यहाँ हम लोग डायरेक्टली ये दोनों इकट्ठे एक ही स्टेप पे रिमूव करें, डिसइंटीग्रेट करें, तो हमारे पास ये बनेगा अगर हम डिसइंटीग्रेट करते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग सिर्फ इससे रिमूव कर दें इस मिथाइल ग्रुप को, तो ये पॉसिबिलिटी है। सो विच इज़ मोर एक्यूरेट एंड विच पाथ इज सूटेबल टू गेट दिस प्रोडक्ट। अब हम कहते हैं कि इसमें जो ए टाइप डिसइंटीग्रेशन है वो ज़्यादा, यानी ये जो है रेलिवेंट है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनकी क्या रीज़न है? एक तो यहाँ टर्शियरी कैटायन बन रहा है कि यहाँ हम लोग जब यहाँ से कट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये टर्शियरी कैटायन है क्योंकि फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, और टर्शियरी कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल प्राइमरी कैटायन। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं होता, टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम स्टेबल कोशिश करते हैं जो स्टेबल सिंथोन वो बनाएं। सो सेकेंड रीज़न क्या है कि पोली अल्काइलेशन होती है। मतलब अल्काइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा अल्काइलेशन होती है, मतलब एक अल्काइलेशन दूसरी अल्काइलेशन इकट्ठे है, तो मतलब ये जो दो अल्काइल ग्रुप है इकट्ठे ऐड हो सकते हैं, मतलब हमें 1 बाय 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। और दूसरी बात है OH क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, अपने लोन पेयर डोनेट करके तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा इन कोनों पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो ये इन कोनों पे क्या करेगा, अपने करीब की जो पोजीशंस हैं इन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, ये फ़ौरन से अटैक करेंगे और ये पोजीशन क्योंकि ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये जल्दी से अल्काइलेशन करेंगे और रिएक्शन जल्दी से ज़्यादा प्रोसीड भी करेगा, रिएक्शन रेट भी फास्ट होगा और यील्ड भी अच्छी मिलेगी। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप एडिशन। क्या हम लोग कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं ताकि, एडिशन भी ऑब्वियसली तभी करते हैं और इसीलिए करते हैं ताकि डिसइंटीग्रेशन इजी हो सके, हमारे पास एक स्पेसिफिक रूट बन सके, एक स्पेसिफिक सिंथोन स्पेसिफिक रिएजेंट हमें मिल सके कि जिसके थ्रू हम लोग एक अपना कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर यहाँ से कटिंग करें तो फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, ये अल्काइल ग्रुप है सिंपली,
यहाँ से कटिंग होगी तो सिंथोन, ये सिंथोन बनना है पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव, इस नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, और दिस इज द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और यहाँ इस पॉजिटिव आयन को स्टेबल किया है इस नेगेटिव क्लोरीन ने। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या दो रिएजेंट्स मान गए, ये वाला एक रिएजेंट है और एक ये वाला रिएजेंट्स है। जब रिएक्शन को हम लोगों ने एनालाइज किया तो हमें पता ये दो रिएजेंट ऐसे हैं जिनसे मिलकर हम लोग ये कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। सो ये दो रिएजेंट्स हो गए। तो हम लोगों ने जब अब ये एनालिसिस कर लिया, अब जब हम साइंटिसाइज करेंगे, साइंटिसिस करेंगे तो इन दो कंपाउंड को लेके हम लोग क्या बनाएंगे, अपना टारगेट कंपाउंड, टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये दो कंपाउंड लिए or in the presence of AlCl3. As I discussed earlier about the Friedel-Crafts alkylation and acylation, that we perform this reaction or we proceed this reaction in the presence of Lewis base, mean in the presence of catalyst AlCl3 or BCl3, BF3 and etc. ओके, सो जिससे जब भी हम लोग ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनेगा कि ये हमारे पास पहले एसाइलेशन करवाई इन्होंने, फिर अल्काइलेशन करवाई कि एसाइल ग्रुप जब ऐड हुआ तो एसाइलेशन मतलब यहाँ से क्या हुआ, Cl रिमूव हुआ, ये मतलब इधर ऐड हुआ, एसाइलेशन हुई, देन इसकी रिडक्शन हुई, मतलब यहाँ से ये रिड्यूस हुआ कार्बोनाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मरकरी, देन रिमूव होने के बाद हमारे पास ये हमारा मेन कंपाउंड या टारगेट मॉलिक्यूल, TM मीन्स टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम यहाँ देखें ये, अच्छा जहाँ भी ये साइन यूज हो, ये और ये डबल एरो वाले साइन, इट टेल्स अबाउट द साइन, इट टेल अबाउट द एनालिसिस। एनालिसिस में जब हम लोग डिसइंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो डिसइंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये एरो और ये मीन कटिंग वेज या कटिंग जिगजैग टाइप साइन यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर हम लोगों ने ये कंपाउंड बनाना है तो हमारे लिए ईजी है कि हम इसे एसाइलेशन के थ्रू बनाएं। तो एसाइलेशन करेंगे, एसाइलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। मतलब पहले ये ग्रुप था, इससे हम लोगों ने ये यहाँ हम लोगों ने ये ग्रुप ऐड किया। किस तरीके से ऐड किया, हम लोगों ने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, सॉरी रिडक्शन करवाई। इसकी रिडक्शन करने से ये ग्रुप यहाँ ऐड हुआ। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एडिशन। जब ये ग्रुप यहाँ ऐड हुआ देन हम लोगों ने क्या किया कि मतलब सिंपल सिंथोन्स बना लिए या सिंपल रिएजेंट्स, फिर यहाँ से डिसइंटीग्रेशन इजी हो गई। यहाँ से डिसइंटीग्रेशन की, इसके रिलेटिव वही बात है हाइड्रोजन, इसको स्टेबल करने के लिए, और यहाँ इसको स्टेबल करने के लिए क्लोरीन। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल रिएजेंट्स बन गए जिसे यूज़ करके हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, देन ओके, अब एक और है कि हम लोग पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जैसे कि मैंने पहले भी बनाया, हम लोगों ने वो सारे पॉसिबल वेज, वो सारे पॉसिबल रूट्स देखने हैं जिससे हमारी डिसइंटीग्रेशन इजी हो सके और हम लोग अपना कंपाउंड एक इजी वे में, एक बेस्ट और एक गुड रूट के साथ अपना कंपाउंड साइंटिसाइज कर सकें, लैब में अपना कंपाउंड प्रिपेयर कर सकें। तो साइंटिसाइज करने के लिए अब एक और भी हमारे पास मेथड है, जिस तरह फंक्शनल ग्रुप, इंटरकन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन, इंटरकन्वर्जन, एडिशन वगैरह पढ़ा। अब एक और बात है चेंजिंग द पोलैरिटी, कि हम पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। किससे? नॉर्मली हमें पता है कि बेंजीन क्या करता है, क्योंकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो बेंजीन क्या करता है कि बेंजीन नॉर्मली क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है। कि इलेक्ट्रोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल या बेंजीन क्या करता है, बेंजीन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर और इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अटैच कर लेता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करे। नॉर्मली वो इलेक्ट्रोफिलिक करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करे। वो किस कंडीशन में पॉसिबल है?
ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशंस का होना है। और वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़े तो उसके लिए ज़रूरी है भाई रिंग को डेफिशिएंट होना होगा। तो रिंग डेफिशिएंट कैसे होगा भाई? रिंग पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसे काम होगी? रिंग पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरीके से काम होगी कि यहाँ का जो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन पोजीशन से विथड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसने विथड्रॉ कर ली ना। तो ये जो साइट्स हैं वो अवेलेबल है न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन शो करने के लिए। मतलब यहाँ अब ये अवेलेबल हैं कि यहाँ आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सके, ठीक है। तो एक पहली क्या कंडीशन हो गई भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो रिंग को डेफिशिएंट कर सके, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर सके, रिंग पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम कर सके। सेकंड कि लीविंग ग्रुप होना चाहिए पैरा पोजीशन पे, देयर शुड बी द स्पेसिफिक लीविंग ग्रुप एट पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा पोजीशन पे लीविंग ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, मीन्स अब इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, 1 2 3, सो देयर मस्ट बी लीविंग ग्रुप हेयर। गुड लीविंग ग्रुप कैन बी क्लोरीन, fluorine. All the halogens are considered as good leaving group because of their large size. And other than halogens, methoxy group is also good leaving group. So there are different leaving groups. So the second condition is there should be a good leaving group at para position, ताकि वो leaving group leave करे और न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर सके। और तीसरी बात है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए लीविंग ग्रुप को एक्सपेल आउट करने के लिए। अब हमें पता है कि बेंजीन जो है वो ऑब्वियसली खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है, बट ये क्यों डेफिशिएंट हुआ हुआ है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं तो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जो अटैक करवाए इस पर और पॉसिबल सिंथोन्स बनाए, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ से जिस तरह अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखें तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुई है। नॉर्मली क्या होता है, OR न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ आके अटैच हुआ है OR इस जगह पे। ये हम लोगों ने यहाँ से डिसइंटीग्रेशन की। R पोजीशन मीन R पोजीशन सॉरी R ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप जो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, इधर इधर या किधर भी। और ये यहाँ कैसे, ये यहाँ से इसके ये सेंथोन्स बने, इसके ये बने और इसके ये यहाँ से यूँ बने। ओके, यहाँ से NR2 ग्रुप डिसइंटीग्रेट होगा और यहाँ से ये OR ग्रुप डिसइंटीग्रेट होगा। लेट्स सी द मैकेनिज्म कि हाउ दिस इज हैपनिंग। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या किया कि एक न्यूक्लियोफाइल लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। और क्लोरीन क्या है, एक गुड लीविंग ग्रुप है और वो भी क्या है, और नाइट्रो ये NO2 ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखो जितनी भी कंडीशंस पढ़ी हैं वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, ऑब्वियसली हो रही हैं। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विथड्रॉ कर लेगा। जब ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विथड्रॉ कर लेगा, सो व्हाट विल हैपन कि ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसके पास कम हो जाएगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रेडी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सो इसकी ऑर्थो मेटा पैरा, सो दिस इज आल्सो द गुड लिविंग ग्रुप एट पैरा पोजीशन, ठीक है। थर्ड के एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो इस क्लोरीन को रिप्लेस कर सके, ठीक है। And this is the strong nucleophile. So all the conditions are satisfied, so we can move with the nucleophilic substitution reaction along with this aromatic compound. Okay, so first क्या होगा, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। जब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। देन ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये फर्दर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये क्लोरीन लीव करेगा यहाँ से और ये NR2 इधर होगा।
यहाँ से फिर अगले स्टेप पे क्या करेगा, सिंपल यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो नाइट्रोजन अनस्टेबल है, तो यहाँ से सिंपल हाइड्रोजन ही मूव करेगा और यहाँ क्या हो जाएगा NR2। इट मीन्स कि यहाँ अब आके बेंजीन ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड यू शुड नीड टू नो दैट हाउ दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हैपन विद बेंजीन। ओके, नेक्स्ट अब एक एग्जांपल है। ओके, ये हमारे पास एक रिंग है जिसके साथ मुख्तलिफ वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सॉरी मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसे हमने अचीव करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसे साइंथेसाइज करेंगे। फर्स्टली साइंथेसाइज करने के लिए एनालाइज करेंगे, उसकी पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन करेंगे, उसके पॉसिबल सिंथोन्स बनाएंगे और उन सिंथोन से हम लोग रिएजेंट्स को एनालाइज करेंगे। एंड वंस वी विल गेट रिएजेंट्स then it's easy for us to synthesize any specific compound in laboratory, and we have to get easily and commercially available reagents which make us easy to make a specific compound। okay, so अगर हम देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने क्या करवानी है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये ग्रुप ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो बेंजीन पे वो गुड लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा ना। सो सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग क्योंकि अब हम लोग एनालाइज करें, तो एनालाइज क्या होता है, उल्टा होता है, साइंथिसिस के ना उल्टा होता है एनालिसिस, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पहले वो क्या कराया था कि पहले हम लोगों ने ऐड करवाया था वो मतलब हैलोजन की जगह एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप, तो यहाँ हम लोग यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं, क्योंकि हम उल्टा रिएक्शन लेके चल रहे हैं ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये रिमूव करवाएंगे और यहाँ एक गुड लिविंग ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप लगाएंगे, गुड लिविंग ग्रुप भी हो गया। एंड देन अब हम लोग नाइट्रो ग्रुप रिमूव करवाएंगे नाइट्रेशन से। सिंपली नाइट्रेशन होती है ना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूर, तो देन हम नाइट्रो ग्रुप। अब ये हमारे पास एक पॉसिबल रिएजेंट बन गया है, दैट इज इजीली एंड कमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस टारगेट मॉलिक्यूल। अब हम लोगों ने क्या करना है, एनालाइज करना है इस कंपाउंड को बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। मेन थिंग कि हम लोगों ने एक रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, एक इजीली कमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट जो हम इजी करें हमारे लिए, ताकि हम अपना जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो प्रिपेयर कर सकें। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पहले नाइट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाना है। नाइट्रेशन करवाएंगे और नाइट्रेशन करवाने के बाद सिंपल ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा ओवर हेयर, इस क्लोरीन ग्रुप को लीव करेगा और इसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन बाय द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबाउट द लास्ट एग्जांपल बट नॉट द लीस्ट। ओके, अब हमारे पास इसके बाद ये है कि डिसइंटीग्रेशन यहाँ से किस तरीके से होगी। दो पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन, एक तो यहाँ से हम लोग करें और एक यहाँ से। सो विच इज़ राइट, हम लोग यहाँ से डिसइंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कार्बन है या ये वाला जो ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। कायरल मीन द कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद इट। सो इसके साथ सारे ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कायरल कार्बन। मतलब ये अलहदा मिथाइल ग्रुप है CH3, ये फिनाइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, और एक इसके साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन है। सो ऑल द ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस कार्बन आर डिफरेंट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन स्टेबल होता है, यहाँ से डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से हम डिसइंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सो पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन यही है कि हम लोग यहाँ से डिसइंटीग्रेशन करें। अब यहाँ से जब डिसइंटीग्रेशन करेंगे, बीइंग ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पोजीशन पे प्लस, ठीक है। अब इस पोजीशन पे प्लस है, तो इसे स्टेबल करने के लिए क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज चाहिए, विच इज़ फ्लोरीन।
फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से आके इसे स्टेबल कर देगा, और यहाँ इसे स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव स्पीशी होती चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा ना, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आगे जोड़े, इसमें से स्टेबल। सो दीज आर पॉसिबल रिएजेंट्स विच आर यूज्ड टू मेक दिस कंपाउंड, ठीक है। और दूसरी बात है, फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यस दिस फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब ये बेंजीन को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि बेंजीन जब डीएक्टिवेट होगा तभी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिस तरह पहले कंडीशन पड़ी हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लाजमी है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे हो, ताकि वो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर उसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को कम कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी प्रेफर करता है। नेक्स्ट टाइम इसी की साइंथिसिस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह मैंने पहले बताया। एनालिसिस मुश्किल है थोड़ी सी, कि अगर हम लोगों ने एनालाइज कर लिया कंपाउंड, पॉसिबल रिएजेंट्स हमें मिल गए, देन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक अ कंपाउंड, टू साइंटिसाइज अ कंपाउंड इन लैब। सिंपली अगर हम देखें, इसमें 2 रिएजेंट्स ये थे, इन्हीं 2 रिएजेंट्स को लेके हम लोगों ने कंपाउंड को साइंटिसाइज करना है। सो ये 2 रिएजेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और स्पेसिफिक रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं, जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किए हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो ये सेंथोन्स को प्रेजेंट किया हुआ है कि सेम मैकेनिज्म है, जिस तरह मैंने एक पहले मैकेनिज्म करवाया था न्यूक्लियोफिलिक के स्टार्ट में, कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट मैकेनिज्म, दैट माइट बी ईजी। ओके, सो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जिस तरह सेंथोन्स में ये तो इसने ना एक रिएजेंट बनाया हुआ है, इसके साथ OH जो है इसे स्टेबल करने के लिए सिर्फ था। अगर देखिए हम ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, जब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे तो ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगी यहाँ से, देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, फ्लोरीन गुड लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लीव हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एंड ये स्टेबल करने के लिए ये बाकी मतलब सेम स्टेप होंगे, वही क्या कहते हैं कि रेजोनेंस होगी, और स्टेबलाइजेशन के बाद हमारे पास फाइनल कंपाउंड साइंटिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल आई थिंक लेफ्ट। ओके, सो डाइजोनियम साल्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है जिससे हम डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर करते हैं। कि हमारे पास एक बेंजीन कंपाउंड है, R ग्रुप इज एनी ग्रुप, not only alkyl, it is any group, and it can be attached to any position, mean it is attached over here, it can be attached over here, mean to any position over this benzene। कि सबसे पहले हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं। सिंपल हम लोग पहले देखते हैं कि डाइजोनियम साल्ट किस तरीके से बनता है। अब आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए, देखते साथ या बताएं, हाँ ये रिएजेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम लोग नाइट्रेशन कर सकते हैं। HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, नाइट्रेशन होगी, एंड नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड ओवर देयर। ओके, देन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्लैटिनम और कार्बन और टिन क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं हो सकता। जब NO2 की रिडक्शन करेंगे तो NH2 ग्रुप होगा। सो नाइट्रेशन के बाद हमने क्या किया, रिडक्शन की। तो जब रिडक्शन की तो ये NH2 क्या किया, इसने NO2 ने NH2 बना दिया। देन NaNO2 की प्रेजेंस में और 5 डिग्री, यस हार्डली 5 डिग्री या लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में हमारे पास बनेगा डाइजोनियम salt, and this is diazonium salt. First we have to do the nitration in the presence of HNO3 and H2SO4, then perform the reduction to convert this NO2 into NH2. Then lastly you have to use the NaNO2 and hardly the 5 degree centigrade or less than 5 degree centigrade. If you will increase the temperature, then you will not get the diazonium salt. Means simply this is denature and form the NO2, and you will not get your target, you will not get your goal. डाइजोनियम साल्ट बेसिकली मैंने पहले बताया भी 0 से 5 डिग्री तक सेंटीग्रेड होता है, और अगर मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये क्या होता है, डीनेचर हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। ओके, अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डाइजोनियम साल्ट है, ये ओपन फॉर्म, एंड हम लोगों ने टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा कर दिया है, मीन 5 डिग्री से प्रोसीड कर गया है। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज़
यहाँ से ये क्या करेगा, ये लीव करेगा और ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं, मतलब बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके लीव करेगा, ये N2 स्टेबल फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा एंड इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि ये बॉन्ड तो नाइट्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन पे लेके निकला, सो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये जो पोजीशन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, ये अब डीएक्टिवेट हो गई पोजीशन। अब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड अटैक कर सकता है। सो वाटर विल अटैक ओवर हियर विद इट्स लोन पेयर। वाटर यहाँ की बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन पे, चूँकि 3 बॉन्ड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे स्टेबल करने के लिए H- होगा एंड वी विल गेट अ स्टेबल कंपाउंड। So if you want to get the diazonium salt, you must keep in mind that the temperature is always less than 5 degrees centigrade. If we will proceed the temperature, then this will denature, the ring will denature and N2 will leave in stable form and left the deactivated ring over here. Okay, that's all about for today's lecture. I hope you are getting all my points. If there is any issue, any query, you might ask in the comment box, and only the valuable comments, only the reliable comments are appreciated, and obviously I will give reply as soon as I can. Okay, thank you so much for watching.